हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 12 बजे दोपहर को यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो मेंस का सिलेबस है, इसमें जीएस 4 को हमने शुरू किया हुआ है और इसको अक्टूबर मंथ में हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। तो कल 1 अक्टूबर को मेरी पहली क्लास थी, आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है। सबको गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और गांधी के आदर्शों को ही फॉलो करना है। और GS4 में गांधी को तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो जब हम गांधी पढ़ाएंगे तो उस पर बहुत बेहतरीन, इतना अच्छा कंटेंट आपको देंगे, आपको गांधी दर्शन सब कुछ रटा हो जाएगा, सारी चीज़ें आप एकदम रट जाएंगे। उसका उपयोग आप निबंध में भी करेंगे, उसका उपयोग आप GS4 में भी करेंगे, और जिसका ऑप्शनल होगा जैसे कि फिलॉसफी हो गया या फिर PSIR हो गया, तो वहाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो कल मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको सिलेबस को समझाया था, ठीक है, और एथिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, एप्टीट्यूड के बारे में बताया था, मोरालिटी के बारे में बताया था, ठीक है, और इंटीग्रिटी के बारे में बताया था। कि शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूपीएससी ने इन शब्दों को अपने सिलेबस में सबसे मुख्य तौर पे, हेडिंग के तौर पे, अपने पेपर के हेडिंग के तौर पर क्यों रखा है। आज हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें मूल्यों के बारे में बताएंगे कि यूपीएससी ने जैसे सिलेबस आप देखिए, इसीलिए मैं हर PDF में सिलेबस को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या है कि सिलेबस आपको याद रहेगा, आप इंटरलिंक करेंगे टॉपिक्स को, आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको पता चल जाएगा, हमें कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो कल मैं आपको अपने सिलेबस में मैंने इन सिलेबस को खूब डीप में, काफ़ी अच्छे से डीप में उसको ब्रेक किया हुआ है। जिन लोगों ने वीडियो कल की नहीं देखी वो लोग जरूर जाएँ, प्लेलिस्ट बन गई है। इसमें GS4 को आप पूरा इसको फॉलो कर लीजिए, सीरीज को, 1 महीने में GS4 कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज कल मैंने आपको नीति शास्त्र के बारे में बता ही दिया था, इंटीग्रिटी के बारे में बताया था, एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। आज जो है पहली बात कि मैं देखूंगा कि नीति शास्त्र यानी नैतिकता और नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य, ये जो मुख्य टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक मूल्य है। तो मूल्य क्या है, उसका नीति शास्त्र से क्या संबंध है, नैतिकता से क्या संबंध है, ठीक है, और कैसे ये एक दूसरे से जुड़ते हुए भी हमें पढ़ना है, और साथ साथ कैसे जो है मूल्य जो है नैतिकता के निर्धारक बन जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैंने कल के आपके नोट्स में बताया था कि 1 से क्लास 3 तक, यानी आज दूसरी क्लास है और कल तीसरी क्लास है, वो एथिक्स के बारे में ओवरव्यू की क्लास है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि एथिक्स क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कुछ शब्द हैं जैसे मूल्य हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, नीति शास्त्र हो गया, नैतिकता हो गया, मोरालिटी हो गया, इन सबों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वर्तमानकालीन संदर्भ क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, आज वाली क्लास में। इसके बाद कल वाली क्लास में भी पढ़ेंगे, और परसों जो है हम लोग सिलेबस से कहाँ से शुरू करेंगे, सिलेबस का पहला टॉपिक शुरू करेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व से, ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत। अच्छा, आज हम पहले मूल्य देखते हैं, ठीक है, इसके बाद मूल्य देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसका नैतिकता के निर्धारण में इसका किस तरह से योगदान है उसको देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मोरालिटी और एथिक्स में क्या अंतर है, और यूपीपीसीएस ने कैसे इस पर सवाल पूछा था, और सबसे बड़ी बात है कि उसका पृष्ठभूमि नैतिकता की क्या है। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो सबसे पहले मैं आपको एक ने सादा पेज ऐड किया हुआ था कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सादा पेज पे पहले अपने को ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको समझाता हूँ आपको कि मेन चीज़ें क्या है। जैसे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, पहले तो मानते हैं हम सामाजिक प्राणी क्या है, मनुष्य है, ठीक। सामाजिक प्राणी होने से क्या है कि मनुष्य के अंदर इच्छाएँ हैं, और क्या है, आकांक्षाएँ हैं, और क्या है, उद्देश्य है, और क्या है, स्वार्थ भी है। और इसी इच्छा, आकांक्षा, उद्देश्य और स्वार्थ, इसी कारण क्या होता है, हम मनुष्यों के बीच में क्या होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, संघर्ष भी उत्पन्न होता है, हितों का टकराव होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि और इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होता है कि परिणाम इसका यह निकल कर आता है कि जो हमारा जीवन आसान चल रहा था, आसान जीवन क्या हो जाता है, बदल के क्या हो जाता है आपका, कि एकदम व्यवस्थित था, सामंजस्य था, अब वो क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया, फिर संघर्ष, सामंजस्य की जगह संघर्ष हो जाता है,
अब संघर्ष हो जाने से फिर क्या है कि ये जीवन जो है एकदम कठिन हो जाता है, जीवन एकदम कठिन हो जाता है। अब जीवन व्यतीत करना अगर कठिन हो गया है तो फिर क्या करना होता है कि नीति, इसी को आसान बनाने के लिए नीति शास्त्र का उदय हुआ। इसी को आसान बनाने के लिए नीति शास्त्र का उदय हुआ। अब समझ में आया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब नीति शास्त्र का इसका उदय हुआ, तो अब इसके बाद उदय हो जाने के बाद सबसे मेन चीज़ क्या है कि समाज में क्या है कि बहुत सारी क्या है, व्यवहारिक समस्याएं हैं। व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसको आप कागज़ों में नहीं उल्लेख कर सकते, आप महसूस कर सकते हैं समाज में रहने के दौरान। उसका समाधान निकालना, फिर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना। राइटिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि पैड पे मैं लिख नहीं पाता हूँ, पेन से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब हाथ कलम पे बैठ गया तो फिर ये स्टाइलस से यूज नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा अच्छे से। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना, ठीक है, जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना, और इन्हीं सारे चीज़ों के लिए जो है नैतिक उत्थान इसके लिए जरूरी है, और नीति शास्त्र इसमें मदद करता है। नीति शास्त्र इसमें क्या करता है, मदद करता है। किस चीज़ के लिए, नैतिक उत्थान के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्लो चार्ट से जो मैं बता रहा हूँ कितना क्रिस्प और रिलेवेंट है कि आप जो है इसको समझ जाएं। अगर कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए। तो ये नीति शास्त्र के उत्पत्ति का जो है ये पृष्ठभूमि हो गया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नीति शास्त्र है वो क्या है, वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। और कौन सा विज्ञान है, वो क्या है, आपका आदर्शमूलक विज्ञान है। आदर्शमूलक विज्ञान की श्रेणी में आता है नीति शास्त्र। क्यों आता है, क्या है कि नीति शास्त्र जो है हमारा कर्तव्य निर्धारण के संदर्भ में क्या करता है कि मनुष्यों का मार्गदर्शन करता है। तो इसी प्रकार से कुछ क्या होती है कि मूल सिद्धांतें और सिद्धांतों और क्या होता है उसकी स्थापना होती है। इसी कारण से यही है कि ये एक तरह से न्यूट्रिशन के तौर पे, यानी कि जीवन में एक आहार है नीति शास्त्र, आप समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता के निर्धारण के वस्तुनिष्ठ और जन उपयोगी आधारों की खोज करता है। तो नीति शास्त्र का ये आपका मूलतः महत्व हो गया। अपने कंटेंट पर आते हैं। जो हम लोगों ने जो नोट्स आपको हैंडी नोट्स तैयार किया हुआ है वो चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कल आपको जब क्लास करा रहे थे तो कल आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। यहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इन तीनों को मैंने कल अच्छे से एकदम फ्लो चार्ट, डायग्राम और बेहद क्रिस्प ऐसे एकदम फ्लुएंट बताया है कि आप उसको क्लास को देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स जब समझेंगे आप तो समझने के साथ क्या करेंगे, आप सीधे अपने आंसर्स में किसी प्रकार से क्वेश्चन आए, घुमा फिरा कर पूछे तो आप उसको लिख सकने की स्थिति में होंगे। अब मैंने कल आपको बताया था एथिक्स के बारे में, ठीक, इंटीग्रिटी के बारे में बताया था। इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। अब कल की क्लास में मैंने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस को बताया था। अब कैसे बताया था कि कैसे जो है सत्यनिष्ठा जो है ईमानदारी से ज़्यादा व्यापक है। सत्यनिष्ठा क्या है, जब विचार, इसे आप एक इसमें सबसे सिंपल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। एक ऐसे ट्रायंगल बनाइए, यहाँ लिखिए विचार, यहाँ लिखिए वचन, ठीक, इस कोने पर लिखिए कर्म, ठीक। जब विचार, वचन और कर्म इन तीनों में क्या हो, सामंजस्य हो, एक रूपता हो, तो फिर वो चीज़ क्या कहलाती है, वो आपकी अवस्था सत्यनिष्ठा की होती है। और सत्यनिष्ठा क्या है, व्यापक शब्द है एकदम। और यूपीएससी ने इंटीग्रिटी का इस्तेमाल इसीलिए किया है। यूपीएससी क्यों नहीं बोला कि हमारे सिविल सेवक जो है यहाँ पे ईमानदारी क्यों नहीं लिखा, तो ईमानदारी के बजाय उन्होंने सत्यनिष्ठा प्रयोग किया। इसलिए प्रयोग किया कि ईमानदारी से व्यापक शब्द है ये सत्यनिष्ठा। ईमानदारी से क्यों व्यापक है कि इसमें विचार, वचन और कर्म तीनों एक समान होने चाहिए। इसेंशियल है ये, इसेंशियल कंडीशन है ये, ठीक। और ईमानदारी में क्या है, ईमानदारी में हो सकता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताऊं, रास्ते में किसी का पर्स गिरा है, आपने इस व्यक्ति को आपने उठाकर दे दिया, तो आपने क्या कर्म, मतलब ईमानदारी से दिया, तो ये कर्म आपने अच्छा किया। मन में हो सकता है कि आपके हो कि न दे, या फिर विचार में हो, या वचन आपने कुछ देते वक्त कुछ अपशब्द बोल दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या है, मैच नहीं खाई हैं। तो ईमानदारी में जरूरी नहीं कि ये तीनों चीज़ें एक हों, ठीक है, पर इंटीग्रिटी में क्या है कि तीनों चीज़ें एक होती हैं।
तो आप समझ में आ गया कि मैंने चीज़ें आपको क्यों बताया इसमें, तो सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीट करा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लास दूसरा जो है वो है वैल्यू, मूल्य। मूल्य क्या है? मूल्य आप सीधे देख रहे होंगे कि मूल्य पढ़ना बहुत जरूरी है, चूंकि क्या है कि यहाँ आपको मूल्यों से रूबरू कराया जाएगा, मूल्य यहाँ पढ़ना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो इसमें मूल्य क्या है? एक अर्थ में इसका जो है उपयोग होता है, जैसे मूल्य जो है, तो मूल्यों का एक अर्थ में उपयोग किस तरह से होता है? एक होता है दाम, दाम के तौर पे, यानी प्राइस। जैसे इस वस्तु की प्राइस कितनी है? 10 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई, मूल्य हो गया, ठीक है, वैल्यू हो गई। और उसी को मान लीजिए मूल्य, एक अर्थ में भौतिक संदर्भ में हो गया ये मूल्य, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा एक है कि वो मूल्य जो है जो होना चाहिए, ठीक। अब वो मूल्य कैसा है? वो मूल्य मैं आपको बताता हूँ। मूल्य वो है, जैसे मान लीजिए कि जो आशय ये है कि जो मानव की सोच को, ये नोट्स में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसको आप सुनते रहिए, नोट करते रहिए अपने कॉपी पे। मानव की सोच को, ठीक है, व्यवहार को, कार्य को और जीवन कार्य को, इन सभी को क्या करे? मार्गदर्शन करे, ठीक। और जीवन को क्या करे? परिष्कृत करे, ठीक। गरिमापूर्ण बनाए और साथ साथ क्या है? सार्थक भी बनाए। और ये जो चीज़ बनाती है, जो ऐसे मूल्य, उसको क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ऐसी स्थितियों को मूल्य बोलते हैं। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम बना करके, जैसे क्या है, ये है मानव की सोच। मैं कुछ जो सोचता हूँ वो मानव की सोच हो गई, एक पॉइंट प्लस। दूसरा क्या है? हमारा व्यवहार, यानी मानव का व्यवहार, आप इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या है? कार्य, ठीक, कार्य, ये हो गया आपका कार्य, ये तीसरा पॉइंट। इसको तीनों को क्या करे? ये मार्गदर्शन करे, ये क्या करे? मार्गदर्शन करने के साथ साथ क्या करे? इससे क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारा जीवन क्या होगा? जीवन जो है, जीवन 2-3 चीज़ों में बटेगा। क्या है वो? बनेगा परिष्कृत होगा जीवन, यानी कि सुधरेगा, गरिमापूर्ण बनेगा, ठीक। तीसरा क्या बनेगा? सार्थक भी बनेगा। तो जीवन 3 चीज में रहते हैं, परिष्कृत हुआ, गरिमापूर्ण हुआ, सार्थक बना। तो ये जो है कैसे निर्धारित हुआ? ये मूल्यों से निर्धारित हुआ। यही होते हैं मूल्यों की मुख्य उद्देश्य और ये होता है इसकी परिभाषा। अब आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स अब चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो मूल्य वो है जो वांछनीय है, यानी कि क्या है? जो होना चाहिए, डिजायरेबल है। मूल्य वो क्या है? दूसरे एक अर्थ में तो मूल्य आपका भौतिक रूप में दाम, प्राइस। दूसरा क्या है? ये वांछनीय है। फिर उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट क्या है? ये अग्रसरित हो, यानी मूल्य वो है जिस पर हम चलना चाहते हैं, जिस पर हम होना चाहते हैं, ये आपका मूल्य हो गया। तीसरा क्या है? मूल्य जो है वो है जो जिसको हम साकार करना चाहते हैं, जिसको हम साकारित करना चाहते हैं अपने जीवन में। चौथा क्या है? मूल्य वो है जिसको हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको अपने जीवन में हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये हो गया आपका मूल्य। मूल्य वो है जो क्या करता है? हमारे जीवन में उचित और अनुचित के रूप में उसका निर्धारण करता है कि क्या उचित है क्या गलत है, ठीक है। मूल्य वो है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ठीक। आपको ये भी समझ में आ रहा हो कैसे मैं बता रहा हूं, ठीक। अब इसके बाद क्या है? मूल्य वो भी है जो हमें गरिमापूर्ण बनाते हैं, हमारे जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। अंतिम में क्या है कि मूल्य वो है जो हमें पाश्विक जीवन से ऊपर उठा करके मनुष्य के जीवन को परिष्कृत कर हमें मानव कहलाने के अधिकारी बनाते हैं, ये हमारे मूल्य हो गए। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये मूल्य कितना व्यापक चीज है। एक संदर्भ में तो उसको भौतिक रूप में देखते हैं, पर वास्तविक रूप में अगर मूल्यों की बात की जाए तो वो क्या है? इसको आप ये याद कर लीजिए, वो मूल्य वो है जो वांछनीय है, जो अग्रसरित हो, जिस पर हम चलना चाहते हैं, साकारित करना चाहते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना चाहते हैं, ये उचित अनुचित का निर्धारण करते हैं, हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हम गरिमा जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं और पाश्विक जीवन से हटा करके हमें ऊपर उठा करके मानव जीवन कहलाने के अधिकारी बनाते हैं, मानव जीवन के जो रूप है उसको साकारित करते हैं, ठीक।
अब क्या है कि मूल्यों के कई प्रकार हैं। मूल्यों के क्या हैं, वो कई प्रकार हैं। कई प्रकार कैसे हैं, जैसे पारिवारिक मूल्य हो गया, परिवार में जो मूल्य हो, ठीक है। और इस तरह से सामाजिक मूल्य हो गया, प्रशासनिक मूल्य हो गया, ठीक। तो पारिवारिक मूल्य क्या है कि जो पारिवारिक मूल्य में जैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हो गया कि इसमें प्रेम हो गया। पारिवारिक मूल्य प्रेम है, ये है, एकता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। ये हमारे क्या हो गए, पारिवारिक मूल्य हो गए। और ये पारिवारिक मूल्य ना होकर के ये जो है मूल्यों के एक तौर पे, उदाहरण के तौर पे ये सामाजिक मूल्य में भी यूज कर सकते हैं, प्रशासनिक मूल्यों में भी यूज कर सकते हैं, और सिविल सेवा के मूल्य में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। और मूल्य क्या है, मूल्य जो है ये जितना मैंने आपको बताया ना, वांछनीय है, अग्रसरित है, जिस पर सकारित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उचित अनुचित निर्धारण करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, गरिमापूर्ण बनाते हैं, पार्श्विक जन बनाते हैं, इन्हीं सारे कसौटियों पे जो चीज़ खरी उतरती है वो क्या है, मूल्य है। और इन्हीं कसौटी पर इसको हम मूल्यों को रखते हैं। तो मूल्य में पारिवारिक मूल्य हो गया, ठीक। अब जैसे कि सामाजिक मूल्य में क्या है, जैसे स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अभी आज जो है स्वच्छता पखवाड़ा भी है, स्वच्छता दिवस भी है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसको, ये हमारा क्या हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, समाज का इसमें योगदान होना चाहिए, ठीक। आज जो स्वच्छता अभियान जो सरकार चला रही है, ये किसके लिए है, समाज। इस समाज का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक क्या है, ये इसका सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये समाज को ध्यान देना पड़ेगा, समाज में किसको, सभी मानव जीवों को, ठीक है। अब प्रशासनिक मूल्य, अब ये प्रशासनिक मूल्य में क्या है, जैसे प्रशासनिक मूल्य में अब हम प्रशासन में जा रहे हैं, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है वो जाहिर सी बात है प्रशासनिक मूल्यों का पालन करेगा। तो क्या होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में, आज भी मैं आपको बताया हूँ। गैर तरफदारी होना चाहिए, यानी किसी की तरफदारी नहीं करनी है हमें। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक। ईमानदारी भी होनी चाहिए, निस्वार्थता भी होनी चाहिए, भेदभाव रहितता भी होनी चाहिए। ये क्या है आपके, ये आपके प्रशासनिक मूल्य में आते हैं। और अपने सिलेबस में देखें तो आप सीधे सीधे क्या है, यही चीज़ों को मेंशन, इसीलिए सिलेबस याद करना है। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, भेदभाव रहितता होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। ये क्या है, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य हैं। इसी को आप आंसर में लिख सकते हैं। यूपीएससी ने तो डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे। तो सिलेबस को याद करिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस को याद करिए, और देखिए यहीं पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, ठीक। अब क्या है कि नैतिकता के निर्धारण में मूल्य भी आते हैं। कैसे आते हैं वो देखते हैं। नैतिकता के निर्धारण में मूल्य आते हैं, और बिना मूल्यों के नैतिकता का निर्धारण नहीं हो सकता। कैसे होता है, क्योंकि नैतिकता क्या करती है, उचित और अनुचित का निर्धारण करती है। तो उचित का जब अनुचित का निर्धारण करती है, तो इसी तरह से क्या होता है कि किस तरह से उचित का निर्धारण करेगी, उसको फिर जो उचित कर्म करेगा उसको प्रशंसा और पुरस्कार, अनुचित करेगा तो दंड और निंदा उसकी होगी। इसी तरह से ये क्या होता है, पुरस्कार क्या होता है, कर्म का विषय बन जाता है, कर्ता की भावना को दर्शाता है, परिस्थिति को दर्शाता है, ठीक। अब क्या है कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो कानून, नियम, मानक, दिशा निर्देश और अंतरात्मा के जो है इसका ये प्रबल क्या है कि इसके प्रबल जो है दावेदार होते हैं, जो उचित कर्म करते हैं, और ये इसी के मानक होते हैं। इसी मानकों पर ये कसौटियाँ तय की जाती हैं। और इसके कौन प्रबल समर्थक थे, महात्मा गांधी थे। क्या बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो है संवेदनशीलता होनी चाहिए, हृदय स्पर्शी होना चाहिए, उस व्यक्ति को परानुभूति के अनुभव करना चाहिए, और साथ साथ जो है उसे ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये और यही चीज़ किसको चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को भी चाहिए। तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों में इसको रखा गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, और किस तरह से नैतिकता के निर्धारण में मूल्य भी आता है। तो मूल्यों को हमने देख लिया, मूल्य क्या है, मूल्यों को मैंने समझा भी दिया आपको। अब आता है, अब इसमें मैंने यहाँ पुरुषार्थ इसलिए रखा है क्योंकि अब ये क्या है कि जब हम अपने वेद को देखते हैं, भारतीय परंपरा में जब वेदों को देखते हैं, तो वहाँ क्या है कि भारतीय दर्शन में यह बात की गई है पुरुषार्थ की, ठीक है। जो सिविल सेवा के, ऐसा माना था कि सिविल सेवा की जो उत्पत्ति है वो वेस्ट से हुई, और उसमें कुछ जो मूल्य हैं, बुनियादी मूल्य हैं, स्वतंत्रता के बाद से उसको अपनाया गया। तो जब इन बुनियादी मूल्यों की जब हम इतिहास को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन समय में ये सब चीज़ें विद्यमान थीं।
जो आज हम उसको पढ़ रहे हैं न एक शास्त्र के रूप में, एक विषय के रूप में, वो चीज़ें पहले थी। अब पुरुषार्थ में जैसे क्या है कि पुरुषार्थ में जो है मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान ली गई थी, 100 वर्ष होगा, ठीक। तो 25-25 वर्ष तक इसको जो है इसको बांटा गया। क्या बांटने से फायदा क्या हुआ वो चीज़ देखिए। 25 वर्ष तक क्या करेगा, मनुष्य धर्म का पालन करेगा। फिर 25 वर्ष तक उसके बाद क्या करेगा, 25 से 50 तक क्या करेगा, धर्म का अर्थ और संपदा पर ध्यान देगा, फिर काम पे भी ध्यान देगा, ठीक है, और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ठीक है। इस सब चीज़ों को मोटा मोटा तौर पे माना गया। तो धर्म के पालन में सबसे मुख्य बात है जो पुरुषार्थ में कही गई, वो क्या कही गई, उससे क्या होगा, ये चीज़ आप देखिए कि धर्म की जब बात की गई तो धर्म में मुख्यतः क्या बात की गई कि मुख्यतः यह बात की गई नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। इसका संबंध क्या होगा, मूल्यों से होगा। मूल्यों का वो आदर करेगा, उसका आत्मसात करेगा, उसका पालन करेगा, ठीक है। अब उसी मूल्यों के समाहित होने से उसके जीवन में क्या होगा, स्व कर्तव्य पालन की भावना भी आएगी, उसके अंदर सदाचार भी आएगा, दया आएगी, करुणा आएगा, प्रेम, त्याग, न्याय और सत्य आदि, कल्याण आदि की भावना उत्पन्न होगी, ठीक। और ये क्या होगा कि इसी के शिक्षा देने पे क्या होगा कि जो जीवन है वो आपका एक तरह से शारीरिक और मानसिक पक्ष में क्या होगा, एक तरह से मजबूती आएगी, संतुष्टि प्रदान होगी। तो जब ये सब शिक्षा देंगे, जब ये सब शिक्षा किसको देंगे, एकदम शुरू में बालक को देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे, नैतिकता की शिक्षा देंगे, मूल्यों से परिष्कृत करेंगे, स्वकर्तव्य का पालन करेगा, सदाचार होगा, दया, करुणा, भावना, प्रेम, त्याग, न्याय, करुणा, सत्य, कल्याण आदि की जो भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर जब वह धन संपदा को जब अर्जित करेगा अपने जीवन में, 25 वर्ष की आयु गृहस्थ जीवन में धर्म, संपदा और काम की जब उसमें संलिप्त होगा, तो क्या होगा कि वह गृहस्थ जीवन में भी अनैतिक नहीं होगा। और क्या होगा, वो धन संपदा को भी अर्जित करेगा, काम में भी लिप्त रहेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी क्या होगा, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, भ्रष्टाचार रोकने में सहायता होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये सब भावनाएं शुरू से भर दी गई जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, शारीरिक और मानसिक पक्ष संतुष्ट रहेगा, समाज में शांति आएगी। और दूसरी चीज क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीना दूसरों के लिए भी जो है सुलभ हो सकेगा। जो मैं शब्दों पे बात कर रहा हूं, तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। फिर अब क्या हो गया कि जब वेदों में देख लिया कि शारीरिक और मानसिक पक्ष संतुष्ट हो गया, हमें शिक्षा तो दे दी है। अब इसके बाद क्या हो गया कि लास्ट में यही वेदों में पुरुषार्थ में फिर बात की गई मोक्ष की। तो अब क्या है कि मानसिक और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति की गई। ये क्या करेगा, आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करेगा। और मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, उसमें क्या है कि इन सारी चीजों को प्राप्त करने के बाद क्या हो गया, नैतिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मनुष्य क्या हो गया, आध्यात्मिक रूप से क्या हो गया, मनुष्य तृप्त हो गए। तो आप समझ में आएगा कोरिलेशन क्या है। तो जो 4 पुरुषार्थ बताए गए वो क्या है, यही है। अब वर्तमान के संदर्भ में आपको बताऊं तो सिविल सेवा में, चाहे फिर आप जब भ्रष्टाचार देखते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, उसका मूल कारण क्या है। भ्रष्टाचार कब होता है, जब मनुष्य क्या विद्यार्थी होता है तो भ्रष्टाचार करता है विद्यार्थी जीवन में, नहीं। मनुष्य कब भ्रष्टाचार करता है, जब वह अपने गृहस्थ जीवन में आता है, जब अर्थ और काम की जो भावना होती है प्रबल होती है, ठीक है। तो यही आपके भ्रष्टाचार का मूल कारण होता है। यही आपके जो भ्रष्टाचार का मूल कारण होता है। और यह भ्रष्टाचार कब नहीं होगा, जब जो है नैतिकता की शिक्षा यानी धर्मपूर्ण जीवन, मूल्यों, स्वकर्तव्य पालन, ये सारे गुणों को जो है हम शिक्षा देंगे, तो गृहस्थ जीवन में भी ये चीज़ें वो पालन करेगा। और इसी से क्या होगा कि धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। भ्रष्टाचार, समाज में अशांति, अव्यवस्था, ठीक है, जो ऐसा ना कि वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली जो भावना है, वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे नहीं रहेंगी। भारत का दर्शन बहुत उदार रहा है। और इसके बाद जब है ये मानसिक और शारीरिक पक्ष संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर जो है आध्यात्मिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि के लिए भारतीय दर्शन में मोक्ष की परिकल्पना की गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बात की गई थी पुरुषार्थ की। तो यही चीजें हैं। अब भ्रष्टाचार का मूल कारण वर्तमान में आप समझ गए होंगे कि अर्थ और काम ही है।
और इसके रोकने का उपाय क्या है? अगर आप इंटरव्यू में भी हैं, अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं, तो यही चीज़ है, धर्मानुसार अर्थ का अर्जन हो, नैतिकता से युक्त हो। धर्मानुसार मतलब नैतिकता से युक्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी परंपरा में पुरुषार्थ रहा है वह क्या करता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण विकास को दर्शाता है। मतलब व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसका संपूर्ण विकास होगा। कैसे? शारीरिक पक्ष संतुष्ट, मानसिक पक्ष संतुष्ट, आध्यात्मिक पक्ष संतुष्ट। जब ये तीनों संतुष्ट, समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी। तो ये बात की गई थी हमारे पुरुषार्थ की, और जो पुरुषार्थ का जो बताया गया था इसमें 4, ठीक है। तो इन्हीं जो इसी का क्या है, मल्टीपर्पज इसका यूज कर सकते हैं आप। जो मैंने ये कंटेंट बताया इसको आप एस्से में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में भी इसका यूज करिए। कितना अच्छा बात है इसमें। और एक मैंने इसको फ्लोचार्ट के रूप में इसीलिए बनाया, राइटिंग थोड़ी सी खराब है चूंकि जल्दी जल्दी करना पड़ा ना, और इसको फ्लोचार्ट बना दिया ताकि आप क्या है कि आप इसको कोरिलेट कर सकें। मनु ने जो बताया अब इसको मैंने आपको भ्रष्टाचार के मूल कारण से इसको जोड़ देंगे जब आप, अब नंबर क्यों नहीं मिलेगा? यही तो होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, यही तो होती है वैल्यू एडिशन, सारी चीज़ें। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा मैं अब आता हूँ एथिक्स और मोरालिटी पे। यूपी पीसीएस का 2019 का पीवाईक्यू उठाइए, डायरेक्ट पूछा है नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस है। लोग जो पूछे, कल एक कमेंट भी आया था कि यूपी पीसीएस के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं इस कंटेंट को। बिल्कुल, दोनों का सिलेबस सेम है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस, और क्वेश्चन की पूछने की प्रकृति भी लगभग सेम हो रही है अब हो ही गई है। आप उठाकर पीवाईक्यू देखिए, अगर आपको फर्क समझ में आता है तो फिर मैं क्लास ही बंद कर दूँ। जब बिल्कुल सेम है दोनों चीज़ के लिए, आप एकदम एक ही कंटेंट पढ़िए, दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे आप। सिलेबस जब सेम है तो सारी चीज़ें सेम है बस। तो नीति शास्त्र और मोरालिटी में क्या अंतर है, ये यूपी पीसीएस ने डायरेक्ट पूछ दिया। और जाहिर सी बात है कि जब हम भी पढ़ते हैं नीति शास्त्र को तो ये तो मन में सवाल उठता ही है कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो नीति शास्त्र और नैतिकता में दोनों चीज़ें क्या हैं? नीति शास्त्र और नैतिकता में ये क्या है कि दोनों एक जो है अंतर संबंधित अवधारणा है। मतलब क्या है कि दोनों इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर दोनों में एक रूपता नहीं है, पूर्ण रूप से एक नहीं है। ठीक है, दोनों जो हैं वो क्या है? अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, पर क्या है? पूर्ण रूप से एक रूपता दोनों बीच नहीं है। दोनों का जो संबंध क्या है? मानव के आचरण के मूल्यांकन से है। किसके आचरण के मूल्यांकन से? मानव जीवन के आचरण के मूल्यांकन से दोनों का क्या है? संबंध है। पर फिर भी दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, यानी अंतर है। कैसे है अब उसको मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट इसी चीज़ को लिए आप लिखते आपको पूरा आंसर मिलता। तो उसी को मैंने सिर्फ जैसे मैंने ये क्या, अब ये क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस 2019 में, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि दोनों अंतर संबंधित अवधारणा है, परंतु मतलब कौन दोनों? एथिक्स और मोरालिटी दोनों, एथिक्स और मोरालिटी दोनों अंतर संबंधित अवधारणा है, परंतु दोनों में पूर्ण एक रूपता नहीं है। दोनों का संबंध मानव के आचरण के मूल्यांकन से, फिर भी दोनों में अंतर है। अब डायरेक्ट अब आप आते हैं, क्योंकि दोनों को अंतर पूछा हुआ है। ठीक, तो अंतर में डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? आप वो चीज़ कि मैंने आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में बताया है, जल्दी जल्दी में इसको तैयार किया गया है, तो थोड़ा सा राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा। आंसर राइटिंग के फॉर्म में बताया गया है, वो चीज़ आप देख लीजिए कैसे करना है। एथिक्स की उत्पत्ति क्या है? एक ग्रीक शब्द से हुई। ठीक, और जो मोरालिटी की उत्पत्ति क्या है? एक लैटिन शब्द से है। यानी एथिक्स क्या है? ग्रीक शब्द से बना है। इसका नाम क्या है? इथिकी। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ क्या होता है? चरित्र। और मोरालिटी क्या है? मोरोस शब्द से बना है, मेरोस शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज या परंपरा। ये लैटिन शब्द है। तो पहला तो डिफरेंस दोनों के बीच में हो गया कि एथिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है, दूसरा जो मोरालिटी क्या है वो लैटिन वर्ड है। एथिक्स इथिकी शब्द से बना है जिसका अर्थ है चरित्र, और मोरोस क्या है? रीति रिवाज परंपरा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज क्या है? एथिक्स में क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लिए क्या है? नैतिक सिद्धांतों की स्थापना हम करते हैं, परंतु कुछ मूल्य, मानक, आदर्श आदि जिसके आधार पर हम उचित अनुचित का निर्धारण करते हैं। मतलब कि एथिक्स में क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष, मतलब किसी एरिया के या किसी वर्ग के विशेष के लिए क्या है कि नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। जो सिद्धांत है उसकी स्थापना करेंगे, जैसे कुछ मूल्य हो गया, कुछ मानक हो गया, आदर्श इत्यादि। फिर उसके आधार पर क्या करेंगे? हम उचित अनुचित का निर्धारण करेंगे। जैसे क्या है? मीडिया एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मीडिया को भी एथिक्स का पालन, मेडिकल एथिक्स। ठीक है,
तो ये एथिक्स का किसी क्षेत्र विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए हम क्या करेंगे, सिद्धांतों की स्थापना करते हैं और उसकी फिर उचित अनुचित का क्या करेंगे, हम निर्धारण करेंगे। ठीक, जबकि क्या है, नैतिकता की बात आती है तो वो व्यक्तिगत स्तर पर आने लगेगी। ये जब क्या है कि नैतिकता की जब बात आती है तो ये क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर बात आने लगेगी, जो आपकी अभिरुचि आ जाएगी व्यक्तिगत स्तर पे। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस इसमें मुख्यतः क्या है, तीसरा डिफरेंस यह मुख्य डिफरेंस है कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। कल की क्लास में मैंने इसको बताया हुआ है कि विज्ञान को कैसे दो कैटेगराइज कैसे किया गया, और फिर नीति शास्त्र आदर्श मूलक किस प्रकार से है, लास्ट में क्या आएगा, फिर ये सब चीज़ें मैंने कल की क्लास में की हुई है। तो कल की क्लास जरूर देखिए। आप नहीं समझ में आ रहा है फिर एक बार दोबारा देखिए, नहीं आ रहा आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। इसके अंतर्गत क्या है, नैतिकता का अध्ययन करते हैं। किसके नैतिकता का, इसके विभिन्न पक्षों के नैतिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक, और नीति शास्त्र में क्या है, विवेक पक्ष आता है, विवेक पक्ष, इसको आप अंडरलाइन कर ले, यही कीवर्ड्स को आपको आंसर्स में अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, फिर लेकिन नैतिकता में क्या आता है, नैतिकता में विशेष बल क्या है, क्रियात्मक बल पे जाएगा, क्रियात्मक तक जाएगा। ठीक है, यानी नीति शास्त्र क्या है, व्यापक है, और नैतिकता क्या है, व्यक्तिगत स्तर पे है, उसके क्रियात्मक संबंध है इसका। ठीक है, ये नीति शास्त्र हमेशा विवेक पक्ष होगा, यहाँ फिर विवेक पक्ष हमेशा नहीं होगा। तो ये मुख्यतः डिफरेंस है। तो ये यूपीपीसीएस का 2019 का PYQ है। तो ये नैतिकता और नीति शास्त्र के बीच में मुख्यतः डिफरेंस रहा। अब जो है कल की जो क्लास हम करेंगे तो उसमें क्या बताएंगे आपको कि थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करेंगे टॉपिक्स को सिलेबस के अनुसार, और इसके बाद जो है हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। दूसरा टॉपिक मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक। तीसरा टॉपिक हम लोग का होगा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम, फिर उसके आयाम, फिर ये नीति शास्त्र के सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मतलब इसको पूरे महीने में ही सारा सिलेबस हम लोग 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। मूल्य क्या है, मूल्यों के बारे में बताया मैंने, नैतिकता के निर्धारण में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ का इस्तेमाल आप कैसे, यही सब निबंधों में जो निबंध लिखते हैं ये आप यूज कर सकते हैं। तो जितना मैंने कराया है उन सब चीज़ों को आप एक बार नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार देख लीजिए वीडियोस को। नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत पूछ लीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद।